नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरुद और आप देख रहे हैं सप्ताहिकी में हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में हुए ब्लास्ट के ऊपर और उसके संबंधित कुछ खास घटनाओं के ऊपर। इसकी जांच कहां तक पहुंची, क्या हुआ, उस सब के ऊपर। सोमवार शाम को करीब 6:52 पर लाल किले इलाके मेट्रो स्टेशन के पास एक Hyundai i20 कार में भारी ब्लास्ट हुआ था, जिससे 9 से 13 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो लोगों की मौत हुई उनकी शनाख्त अभी चल रही है। पता किया जा रहा है कि ये कौन थे और इनकी क्या आइडेंटिटी है। जिन लोगों की आइडेंटिटी पता चल गई उनके परिवारजनों को इसकी खबर दे गई है। गवर्नमेंट ने ब्लास्ट को आतंकी हमला घोषित किया और इसकी जांच NIA को सौंप दी गई। पहले खबर कुछ यूं आती है कि दिल्ली के लाल किला इलाके में एक कार में आग लग गई है, जिसके कारण आसपास के जो कारें थी उनको भी कुछ क्षति हुई है। तो पहले मैंने ये सोचा कि CNG कारों में ऐसा पहले हो चुका है, तो शायद हो सकता है कि ये मामला कुछ वैसा ही हो, परंतु नहीं, ये मामला बहुत गंभीर था। ये ब्लास्ट इतना भयंकर था कि आसपास के 300 मीटर के दायरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा अफरा तफरी बच गई थी। कई सारे बिल्डिंगों के शीशे टूटे। तो ये कोई नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था आतंकी। और जहाँ पे ब्लास्ट हुआ वहाँ पे ना शार्पनर्स मिले, ना कीलें मिली, ना सरिये के टुकड़े मिले, ना बॉल बेयरिंग्स मिले, और जो ज़मीन में जो खड्डा हो जाता है ब्लास्ट होने के बाद, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आतंकियों ने नई तकनीक अपनाई है ये काम करने के लिए। NIA ने ब्लास्ट को जैश ए मोहम्मद की मल्टी फेस टेरर प्लॉट से जोड़ा। अब तक 9 सस्पेक्ट अरेस्ट हो चुके हैं, जिनमें से कई सारे डॉक्टर शामिल हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि ये लोग डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई मतलब पंक्चर साटने वाला व्यक्ति नहीं है जो कि पहले हमें मिला करते थे। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें हर तरह का एक्सेस सोसाइटी में मिला हुआ है। इन लोगों के बीच में कैश ट्रांजैक्शन और एक्सप्लोजन परचेज का ट्रेल मिल चुका है। और ये ट्रिगर कहाँ से हुआ? क्योंकि 2900 किलो एक्सप्लोसिव उससे पिछले 24 घंटों में NCR के अलग अलग जगहों से बरामद किया जाता है। तो ये कोई छोटा प्लॉट नहीं था, इन लोगों की साजिश कुछ बड़ी थी। भारत सरकार ने इसकी जांच की जिम्मेदारी NIA को सौंप दी और NIA अब इस मामले को देख रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों की तलाश के लिए कई जगहों पर छापेमारी की गई। पाया है कि इन लोगों की प्लानिंग कुछ बहुत भयंकर थी और ये लोग कुछ भयंकर करने की इच्छा में थे। प्रधानमंत्री जी उस दिन भूटान के दौरे पे थे और उन्हें जल्दी से जल्दी अपना दौरा खत्म करके भारत आना पड़ा। ब्लास्ट के दिन अमित शाह जी LNJP हॉस्पिटल गए और घायलों से मिले। जिहाद का ये एक नया और बहुत ही खतरनाक रूप दोस्तों हमने भारत में देखा। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स ये सब करेंगे। किसी के सोच में ये चीज़ आई नहीं आज तक। पहले क्या खबर आती है कि गुजरात से एक डॉक्टर साहब मिलते हैं, वो जो कि कास्टर सीड्स को प्रोसेस करके राइसिन नामक जहर बना रहे थे। राइसिन एक ऐसा जहर है जो कि कलरलेस है, ऑडरलेस है, टेस्टलेस है। अगर उसको आप किसी चीज़ में मिला दो और उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो पोस्टमार्टम में कुछ नहीं आने वाला। तो इस लेवल की इन लोगों की प्लानिंग थी। कहीं भी मंदिर में प्रसाद में मिला दो, कहीं सब्जी मंडी में फेंक दो, कहीं भी ऐसा फेंक, किस तरीके से कि लोग कंज्यूम कर पाएँ। किसी रेस्टोरेंट में डाल दो, कुछ भी ऐसे तरीके से लोग खाएं, उनके मल्टीपल ऑर्गन्स फेल हो जाएं, लोग मर जाएं। तो ये जिहाद का एक नया रूप हमें देखने में मिला। अब बात कर लेते हैं डॉक्टर शाहीन शाहिद की। ये मैडम सर्जन है, इनके ऊपर ना किसी ने कोई जुल्म किया, ना इनके कोई गलत किया, ना इनके साथ कुछ गलत हुआ। फिर भी मैडम जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रही थी। इन्हें बताया जाता है कि बड़गाम का कोई मौलवी था, उसकी बीवी ने रेडिकलाइज किया। और वो जो बीवी थी वो मैं गारंटी लेके कहता हूँ कि कभी कश्मीर से पाकिस्तान नहीं गई होगी। परंतु आजकल जिस तरीके का इंटरनेट का युग है, जिस तरीके के ऐप्स वगैरह हैं, तो उससे रेडिकलाइज करना बहुत ईजी हो चुका है। किसी को कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं। तो वो मैडम मौलवी की बीवी जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रही थी, उसने इन मैडम को रेडिकलाइज किया और इन मैडम ने जो कर प्लानिंग करी हुई थी, अगर वो सही में वे
समय पे नहीं रोकी जाती तो कितने सारे लोग मारे जा सकते थे। मेरी थ्योरी ये है कि इनका प्लान या तो 6 दिसंबर को कुछ करने को था या फिर 26 जनवरी को। 6 दिसंबर क्यों? कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचा गिरा था। तो हो सकता है कि इनके दिमाग में वो भरा गया हो कि तुम्हें बाबरी का बदला लेना है, काफिरों को मारना है, इत्यादि इत्यादि। और 26 जनवरी इसलिए क्योंकि भारत का गणतंत्र दिवस होता है और भिन्न भिन्न इलाकों में ब्लास्ट करने की इनकी प्लानिंग हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरे, जैसे मॉल्स, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जहाँ पे लोगों की आबादी ज़्यादा होती है, जहाँ पे लोगों की प्रेजेंस ज़्यादा होती है, तो इनके हो सकता है कि वो इरादा हो कि ऐसा कुछ करने किया जाए। परंतु दोस्तों, ये कितनी खतरनाक बात है कि डॉक्टर्स जिन्हें हम भगवान का रूप मानते हैं वो अब इन कामों में उतर पड़े हैं। डॉक्टर बनना आसान बात नहीं है। 6-7 साल की MBBS लगती है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है, फिर जाके बंदा डॉक्टर बनता है। तो इन लोगों ने आज तक किस किस का कैसा इलाज किया होगा वो सोचने की बात है। और क्या पता ये दवाइयों में क्या मिला के अपने पेशेंट्स को दे रहे थे, वो भी जांच का विषय है। क्योंकि ये लोग इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं जिसका हिसाब नहीं है। खुद सोचिए, एक डॉक्टर जिससे आपने अपना कुछ इलाज कराया था, सर्जरी कराई थी, और अब आपको पता चले कि यही डॉक्टर किसी आतंकी कार्रवाई में शामिल था और इसे पकड़ा गया है, तो आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस बात का? ये आतंक का नया रूप है। इसे इंटेलेक्चुअल जिहाद, डिजिटल जिहाद, ऐसा भी आप कह सकते हैं। कितने लार्ज स्केल पे इनकी प्लानिंग थी लोगों की मारने की, वो सोचने की बात है। पहले आतंकियों का पता चल जाता था कि ये अनपढ़ होते हैं, इनकी शक्लें ऐसी होती हैं, ये ऐसे व्यवहार करते हैं, इनका रहने सहने का तरीका कुछ ऐसा है, तो समझ भी आता था कि हाँ, ये फलाना आदमी टेररिस्ट है, इसको हमें ऐसे तरीके से कंट्रोल करना है। परंतु ना जाने इन जैसे कितने और लोग इस देश में हैं जो कि काफिरों के खिलाफ ऐसा कुछ करने की साजिश रच रहे हैं। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी ने 2.5 फ्रंट का नारा दिया था। एक फ्रंट था पाकिस्तान, एक फ्रंट था चीन, और आधा फ्रंट जो भारत का है, जो कि भारत के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, जो टेररिस्ट बैठे हुए हैं, जो इनका सपोर्ट करते हैं, जो इनकी जुडिशरी में हेल्प करते हैं, जो इनको इंटेलेक्चुअल कवर फायर देने में मदद करते हैं, इस तरीके का 0.5 फ्रंट का बात करी गई थी। भारत में कितने सारे स्लीपर सेल बैठे हुए हैं जो कि पाकिस्तान के इशारे में कभी भी कुछ कर सकते हैं। फिलहाल एजेंसीज के बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने ये बड़े स्केल पे जो लोग मारे जाने वाले थे इसे रोक लिया। ये 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट ना मिलता तो ये ना जाने कितना कितना कहाँ कहाँ फटता और कितने लोग मारे जाते, क्या होता। यस, 12-13 लोग जो मरे हैं उनके प्रति मेरी सहानुभूति है, सबकी होनी चाहिए। पर हमें एजेंसीज को भी साधुवाद देना चाहिए कि जो चीज़ बहुत बड़े स्केल पे हो सकती थी उसे कंटेन कर दिया गया। कार में ब्लास्ट होना और आसपास के लोगों को भी मारना ये एक बहुत खतरनाक चीज़ है। ये लॉन वुल्फ अटैक नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी और ये हड़बड़ी में किया गया था। जब उन्हें पता चला कि 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो उनका मेन खाद थी इस जिहाद की, वो रोकी जा चुकी है, पकड़ी जा चुकी है, तो उन्होंने ये जल्दीबाजी में किया। लोगों को सतर्कता बरतनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी सोशल मीडिया पे कि अफवाह पे न जाएं। अगर उन्हें कुछ संदिग्ध दिखे तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में बताएं। हमें इस वक्त बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं वो और कोई साजिश रचेंगे और बड़ी साजिश रचेंगे, पर भारत भी जवाब देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ही कह चुके हैं कि एक्ट ऑफ टेररिज्म को हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। भारत अपना समय लेगा। जितना मैं नरेंद्र मोदी जी को जानता हूँ, चाहे मैं उनकी किसी और चीज़ के लिए कितना ही क्रिटिक क्यों ना बन जाऊँ, प्रधानमंत्री जी ऐसे मुद्दों पे चुप नहीं रहते, वो बहुत खतरनाक जवाब देते हैं। कब देंगे वो उनके ऊपर है, उनकी तैयारी के ऊपर है। पाकिस्तान का ज़रूर वेस्ट का, अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा है, तरह तरह के वेपन्स मिल रहे हैं
और भारत के पास ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। उल्टा अमेरिका भारत को कई तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है, पर ये होगा ही। अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हैं तो ऐसा तो होने वाला नहीं कि सब आपके सपोर्ट में रहें, सब आपका अच्छे बोला, आपके बारे में अच्छा बोले, इत्यादि इत्यादि। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भारत अकेला है और भारत को चाहिए कि वो जवाब दे, भारत के बाहरी शत्रुओं को भी जवाब दे और भारत के अंदर जो शत्रु बैठे हैं उन्हें भी जवाब दे। हाँ, अंदर के शत्रुओं को इसलिए जवाब देना जरूरी है क्योंकि किले के दरवाजे इतिहास में अंदर से ही खुले हैं। जब अंदर से दरवाजे खुले हैं तो जो भारत में बैठे दीमक हैं उन्हें खत्म करना जरूरी है। मेरा एक एस्टिमेट है कि राष्ट्रपति पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत आएंगे। तो भारत का जो जवाब होगा ना, शायद इसके बाद होगा, इससे पहले नहीं होगा। भारत किसी भी तरीके से अपने मित्र देश रूस को ऐसा संकेत नहीं देना चाहेगा कि भारत में हालात खराब हैं। जो भी भारत का एक्शन होगा 4 और 5 दिसंबर के बाद ही होगा। तो देखा जाएगा दोस्तों, पर आप बहुत सतर्क रहिए क्योंकि ये टाइम, ये साल बहुत सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाला है। आप अपना भी ध्यान रखिए, परिवार का भी ध्यान रखिए, और अगर आपके पास ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें आप जानते हैं कि वो संदिग्ध हैं तो पुलिस को बताइए। फिलहाल के लिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर लिखिए। और अगर आप मेरी कुछ सहायता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाइए और स्कैन कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।